नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे कि इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नए नए टॉपिक्स पे जो और भी वीडियो आने वाले हैं उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आज मित्रों, हम दक्षिण भारत पर के इतिहास पर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इसमें हमने आज लिया है पल्लवों का इतिहास कि व्हाट वाज द ट्रू ओरिजिन ऑफ पल्लवास एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि पल्लवों का उद्भव किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से उनके राज्य का विकास हुआ, फिर उनका जो भारतीय राजनीति है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उनका क्या योगदान है। तो इन विषयों पर हम एक संक्षिप्त चर्चा आपके साथ करेंगे। तो मित्रों, दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो भारत को एक अलग पहचान दिलाता है। दक्षिण भारत में जिस प्रकार की संस्कृति ने जन्म लिया और जिस प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ पर, वह अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। और इस संस्कृति को विकसित करने में दक्षिण भारत के अनेक राजवंशों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें पल्लवों का नाम सबसे ऊपर आता है। पल्लव हैं, चोल हैं, चालुक्य हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया दक्षिण भारत को विकसित करने में। अभी तक पल्लवों के उद्भव के विषय में विद्वान किसी निश्चित मत पर नहीं पहुंच सके हैं। उनके अभिलेखों एवं अवशेषों के अनुसार वे उत्तरी पेन्नार और उत्तरी नेल्लार नदियों के मध्य स्थित तोंड मंडलम नामक भूभाग से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। हमें पूरे तमिल साहित्य में और यहाँ तक कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों में भी हमें पल्लव वंश के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। और यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा विचार है कि पल्लव भारतीय मूल के नहीं थे, अपितु विदेशी थे। और इस बात से इसकी भी पुष्टि होती है कि अन्य तमिल राजवंशों के विपरीत पल्लवों ने अपने जो प्रथम अभिलेख लिखवाए वो अभिलेख प्राकृत भाषा में थे और बाद में उन्होंने अपने अभिलेख संस्कृत में लिखवाया। तो इससे पता चलता है कि संभवतः पल्लवों ने तमिल साहित्य को संरक्षण नहीं दिया। इतिहासकार बी.एल. राइस एवं वी. वेंकैया, जो कि जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास में काफ़ी काम किया है, तो इनका ये कहना है कि पल्लवों की पहचान पहलवों अथवा पार्थियनों से की जा सकती है। पहलव और पार्थियन, जैसा कि आपको पता है कि भारत में बहुत सारे विदेशी आए थे, उन्हीं में से पहलव भी थे, पार्थियन भी थे, और जो कि शकों के साथ भारत आए थे और सिंधु घाटी एवं पश्चिमी भारत में बस गए थे और बाद में संभवतः टोंड मंडलम पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और जब सातवाहनों का पतन हो रहा था तो इनको मौका मिला और इन्होंने इस क्षेत्र पे दक्षिण में टोंड मंडलम पे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये स्थान कहाँ था, दो नदियों के बीच में स्थान था, तो वहाँ पे इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर भी मित्रों, दक्षिण भारत में कब और कैसे इनका प्रवास हुआ इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इतिहासकार आर सत्यनाथैयर का मत है कि विदेशी शासक जैसे शक लोग अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, अतः यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि पहलव लोग पल्लवों के रूप में अश्वमेध यज्ञ के प्रेमी हो गए। ये कैसे हो गए अश्वमेध यज्ञ के प्रेमी?
अगर पहलवों से और पार्थियनों से इनका उद्भव माना जाए तो वो तो अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे। इनका प्रश्न जो है, इन्होंने बड़ा समीचीन और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है आर सत्यनाथ अय्यर ने। तो बाद में कैसे जो है ये अश्वमेध के प्रेमी हो गए। केपी जायसवाल का मत है कि पल्लव वाकाटकों की एक शाखा थे। इसी तरह से एस कृष्णा स्वामी अयंगर का विचार है कि पल्लव जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे और उन्होंने सातवाहनों के दक्षिणी प्रांतों के गवर्नर का पद संभाला था। तो अयंगर ने एक तरह से देखा जाए तो जो पल्लव शब्द को अयंगर ने टोंडियार एवं टोंडमान का समानार्थी माना है। टोंडियार या टोंडमान का समानार्थी माना है, जिसका अर्थ होता है टोंड मंडल प्रदेश के लोग और शासक। तो सातवाहनों के पतन के बाद उन्होंने पल्लव वंश की नींव डाली। इन सभी मतों के विरुद्ध आर सत्यनाथ अय्यर का मत है कि पल्लवों का उद्भव टोंड मंडलम में ही हुआ, यानी कि वो उनको विदेशी नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार मित्रों कि इस विवाद में इस प्रकार की जो विवादास्पद बातें हैं, जैसे आपने देखा कि कोई विदेशी मत की बात करता है और कोई उन्हें ये मानता है कि टोंड मंडलम में ही उसका उद्भव हुआ, तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा ही कठिन है। इसी प्रकार पल्लवों की जो तिथि क्रम है और जो उनकी वंशावली है उसमें भी अनेक दोष हैं, यानी कि उनकी क्रोनोलॉजी में और उनकी वंशावली, क्रोनोलॉजी यानी तिथि क्रम में अनेक दोष हैं। कहा जाता है कि शिव स्कंद वर्मन 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में शासन करता था, जिसने कि आर सत्यनाथ अय्यर के अनुसार अनेकों यज्ञ आदि किए और उसके प्रशासन के मौर्यों के प्रशासन के समान चरित्र से, मतलब ये है कि, और उसके अलावा उसके कुछ अनुदान वगैरह हैं, तो इनसे जो है इन बातों की पुष्टि होती है कि वो 4वीं शताब्दी में शासन करता था। पल्लवों की जो क्रोनोलॉजी है या तिथि क्रम है वो विष्णुगुप्त के समय से सुगमता से प्राप्त होने लगती है। यानी जो क्रोनोलॉजी की जो कठिनाई है, तो क्रोनोलॉजी की कठिनाई विष्णुगुप्त के समय से समाप्त हो जाती है, क्योंकि समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ के 12 राजाओं में उसका भी नाम आता है। समुद्रगुप्त ने जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में 12 राजाओं के नाम दिए गए हैं जिनको कि समुद्रगुप्त ने हराया है, तो उन 12 राजाओं में विष्णुगुप्त का नाम भी आता है। और इसके आधार पर जो विष्णुगुप्त का जो समय है इतिहासकारों ने वो 350 से 375 ईस्वी बताया है, यानी उसका जो विष्णुगुप्त का समय है वो 350 से 375 ईस्वी बनता है। तो मित्रों सिंह दूसरा राजा पल्लवों का जिसका उल्लेख मिलता है वो है सिंहवर्मन प्रथम। सिंहवर्मन प्रथम जो है वो 436 ईस्वी में संभवतः उसका नाम आता है। इतिहासकारों ने जो समय निकाला है वो 436 ईस्वी के आसपास जो है सिंहवर्मन प्रथम जो है वो पल्लव शासक के रूप में जाना जाता था, उसकी पहचान थी। उसके उत्तराधिकारियों में जैसे सिंहवर्मन द्वितीय वो 575 ईस्वी के समय तक था। तो इस तरह से जो है वो प्रारंभिक कठिनाइयाँ तो हैं कि
इनके जो है वो शासक कब गद्दी पे आए कब नहीं आए, लेकिन 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में सिंह विष्णु नामक शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिंह विष्णु का राज्य आरंभ होता है, जिसने कि 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया। और यहाँ से जो है पल्लव राजनीति में एक परिवर्तन आता है। सिंह विष्णु जो है उसी ने पल्लव साम्राज्यवाद का एक तरह से आप कह लीजिए कि उद्घाटन किया। और कहा जाता है कि इसने चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया था। चोल मंडलम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र था, आप जानते हैं, जहाँ पर चोलों का साम्राज्य था प्राचीन काल में। मतलब जब आप संगम युग का इतिहास पढ़ेंगे, अभी विजयालय वाला जो वंश था उसका उद्भव नहीं हुआ था, जो विजयालय चोल से आगे चल के जिसमें राजराज और राजेंद्र चोल परांतक जैसे वीर चोल शासक हुए, वो समय अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। लेकिन चोलों का राज्य संगम युग से ही था और एक क्षेत्र बाकायदे दक्षिण भारत में था जिसे चोल मंडलम कहा जाता था। तो इसने सिंह विष्णु चोल मंडलम पे अपना अधिकार कर लिया था। उसने जो है वो कलवारों के ऊपर भी कहते हैं कि अधिकार कर लिया था। और साथ ही साथ जो है पांड्य शासकों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ था। तो पांड्य शासकों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ था। पांड्य भी जो है वो बहुत ही प्राचीन राजवंश था जिसके बारे में हमें संगम वंश के समय से ही जानकारी मिलती है पांड्यों की। वो भी बहुत ही पुराना राजवंश, प्राचीन राजवंश था। तो उसका जो राज्य था सिंह विष्णु का, वो कृष्णा से गोदावरी तक फैला हुआ था। किंतु चालुक्य राज पुलकेशिन ने सिंह विष्णु को पराजित कर दिया था और उसके राज्य का उत्तरी भाग उससे छीन लिया था। सिंह विष्णु बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति था। उसने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया और उसने स्वयं ही संस्कृत में कुछ प्रहसन लिखे। उसने चट्टानों में संपूर्ण मंदिर काटने की नई एक वास्तुकला शैली को जन्म दिया, जिसे कहा जाता है रॉक कट टेम्पल्स, यानी कि चट्टानों को काट करके ही उसी में मंदिर बना दिया जाता था, जो कि सिंह विष्णु के समय से ही ये प्रथा प्रारंभ हुई। तो सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी उसका महान पुत्र महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन ने 604 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया। महेंद्र वर्मन के संपूर्ण शासन काल में चालुक्यों से उसका संघर्ष चलता रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने इसके विरुद्ध युद्ध ठान दिया था और पल्लव ने इसका जम करके विरोध किया। महेंद्र वर्मन का साम्राज्य दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। इसने अनेक उपाधियां ग्रहण की, बड़ी बड़ी उपाधियां, जैसे इसने छत्तकरी, मठ विलास, चित्रकार पुली और विचित्र चित्त आदि जैसी उपाधियां जो है इसने धारण की। इसने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था, किंतु बाद में शैव हो गया था। प्रारंभ में इसने जैन धर्म ग्रहण किया था। इसने अनेक मंदिर बनवाए महेंद्र वर्मन ने, जो कि त्रिचिनापल्ली, वाल्लभ, महेंद्रवाड़ी एवं डालबनूर आदि में स्थित है। तो महेंद्रवाड़ी में इसने एक तालाब भी बनवाया था और साथ ही साथ ये वास्तु कला प्रेमी तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जो है ये एक बहुत विद्वान व्यक्ति भी था। और इसने मठ विलास प्रहसन नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इसके द्वारा बनवाए गए मंदिरों की चित्रकारी से उस समय की विकसित जो नृत्य कला थी उसका अनुमान बड़े आसानी से, बहुत सहज रूप से ही लगाया जा सकता है। और संगीत का भी इसके समय में काफ़ी
विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महेंद्र वर्मन जो था वो इस वंश का एक महान शासक था। महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम भी एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमणों को बहुत वीरता से, बहुत बहादुरी से रोका एवं कुछ दिन बाद वह स्वयं ही बादामी तक चढ़ गया। पुलकेशिन द्वितीय, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, और उसने उत्तर भारत में हर्षवर्धन को दक्षिण आने से रोक दिया था। तो इसी से आप उसकी ताकत का अनुमान लगा सकते हैं। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमणों को बहुत बहादुरी से रोका और कुछ दिन बाद वो स्वयं बादामी तक, जो कि बादामी के चालुक्य कहे जाते थे, वातापी उनकी राजधानी थी, वहाँ तक वो चढ़ गया। नरसिंह वर्मन के साथ युद्ध करते हुए पुलकेशिन मारा गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नरसिंह वर्मन कितना वीर शासक था, कितना वीर योद्धा था। उसने चोलों, चेरों, कलभरों को भी हराया और सिंघल, जो आजकल श्रीलंका हम कहते हैं, तो सिंघल के राजकुमार मानवर्मन को उसने अपने यहाँ शरण दी और उसे गद्दी प्राप्त कराने के लिए सिंघल पर या सिंघल द्वीप पे 2 जहाजी बेड़े भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजे। तो नरसिंह वर्मन भी अपने पिता की भांति कला एवं वास्तुकला का प्रेमी था, कला का संरक्षक था। उसने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध 7 रथ, 7 पगोडा जिसे कहा जाता है, तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध 7 रथ भी इसी ने बनवाए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसके समय में ही 640 ईस्वी में वेनसांग ने, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था, उसने कांची की यात्रा की थी। इसका उत्तराधिकारी, नरसिंह वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय हुआ, जिसने कि 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक केवल 2 वर्ष ही शासन किया और दुर्भाग्य से वो चालुक्यों के आक्रमण में मारा गया और उसका शासन बहुत अल्पकाल का हुआ। उसके बाद 670 ईस्वी में परमेश्वर वर्मन प्रथम गद्दी पर आया। इसके समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और कांचीपुरम के समीप तक पहुंच गया। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पहले तो चालुक्य भारी पड़े, किंतु बाद में परमेश्वर वर्मन ने उन्हें पराजित करके उन्हें भगाने में सफलता पाई। उसने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया, चालुक्यों को। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम था जिसने आक्रमण किया था। तो परमेश्वर वर्मन ने कांची में एक शिव मंदिर बनवाया और महाबलीपुरम में भी इसने कुछ इमारतें बनवाई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि लगातार जो सारे शासक थे वो वास्तुकला के प्रेमी थे और उन्होंने एक नई वास्तुकला शैली की परंपरा वहाँ पर विकसित की। परमेश्वर वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ, जो कि 695 ईस्वी से 722 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम में भी कुछ मंदिर बनवाए। तो कैलाश टेम्पल जो है, जो कि कैलाशनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है, जिसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर वर्मन ने बनाया। वह संस्कृत भाषा और विद्वानों का भी संरक्षक था और इसके समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय का आक्रमण हुआ पल्लवों की राजधानी पर, और तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उसका सामना किया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन द्वितीय था, जिसने कि
722 ईस्वी से 730 ईस्वी तक शासन किया और उसने भी चालुक्यों के आक्रमण का सामना किया। 730 ईस्वी में उसकी निस्संतान मृत्यु हो गई। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद पल्लव राजगद्दी पल्लव वंश के दामाद शाखा के 12 वर्षीय बालक पल्लवमल को मिली। तो यह पल्लवमल जो था इसने 730 ईस्वी से 796 ईस्वी तक काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और ये 65 साल तक इसने शासन किया और नंदी वर्मन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो परमेश्वर वर्मन का जो उत्तराधिकारी हुआ वो उसकी मृत्यु के उपरांत नंदी वर्मन हुआ, जिसने 65 साल तक शासन किया। नंदी वर्मन की सफलता का कारण उसका योग्य सेनापति उदयचंद्र था। उसके शासनकाल में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव राज पर आक्रमण कर उसे बहुत हानि पहुंचाई। फिर राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग का भी उसे सामना करना पड़ा और बहुत सा धन देकर उसे संतुष्ट करना पड़ा। तो नंदी वर्मन ने अपने लंबे शासनकाल में अनेक मंदिर बनवाए, जिनमें कांची का मुक्तेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और वह भी जो है विद्वानों और कलाओं का संरक्षक था और विष्णु का पुजारी था, वो विष्णु का भक्त था। नंदी वर्मन के बाद दंती वर्मन पल्लवों की गद्दी पे आया। दंती वर्मन ने 796 ईस्वी से 840 ईस्वी तक शासन किया, किंतु इस समय दक्षिण की जो राजनैतिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। पांड्यों और राष्ट्रकूटों के महत्वाकांक्षी आक्रमणों के आगे अंततः पल्लव साम्राज्य टिक नहीं पाया और बाद के जो पल्लव राजा थे वो मात्र सामंतों की हैसियत वाले ही रह गए। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि कुछ महान शासक हुए पल्लव राज्य में, जिन्होंने पल्लवों की गरिमा को दक्षिण भारत में काफ़ी बढ़ा दिया था। अब हम बस थोड़ा सा इनके कंट्रीब्यूशन की बात कर लें। हालांकि बीच बीच में हमने इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो आपको बताया। तो दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव शासन काल कुछ विशेष उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष करके साहित्य के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हुई। कांचीपुरम शिक्षा का महान केंद्र बन गया, जिसने देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित किया। संस्कृत साहित्य की विशेष उन्नति हुई। दंडी जैसे विद्वान इसी काल में थे। दंडी का 10 कुमार चरित्र बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। और जो बाण के बाद दूसरे बड़े गद्यकार थे, गद्य लेखक थे, कालिदास, बारहमिहिर और भारवी के ग्रंथों को पल्लव काल में बड़े चाव से पढ़ा जाता था। वेदों और धर्म ग्रंथों के अध्ययन को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि ये संस्कृत को संरक्षण देते थे। तो इसलिए इन्होंने वेद और जो दूसरे उपनिषद वगैरह थे, जो पुराण वगैरह थे, और भी जो दूसरे धर्म ग्रंथ थे उनके अध्ययन पे बहुत जोर दिया। पल्लव राजा स्वयं भी बहुत विद्वान होते थे और जैसे कि मैंने बताया कि समय समय पर, जैसे महेंद्र वर्मन ने मठविलास प्रहसन नामक पुस्तक लिखी थी। धर्म के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। सुधारक संतों ने विशाल शैव साहित्य प्रस्तुत किया। शैव धर्म काफ़ी फला फूला। शैव संत सुंदर मूर्ति इसी काल में हुए। थिरुमंगई अलवार जैसे वैष्णव संत भी इसी काल में हुए। और पल्लव अधिकांशतः वैष्णव थे। कुछ शासकों ने शैव मत का भी अनुसरण किया। महेंद्र वर्मन जैन था, किंतु बाद में अपर संत के प्रभाव में आकर के उसने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। तो पल्लव शासन काल में दक्षिण भारत के आर्यीकरण, आर्यनाइजेशन जिसे कहते हैं, आर्यीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई, जिसमें कांची की अकादमी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांची का जो विश्वविद्यालय था, और वेद एवं धर्मशास्त्र पल्लव राज्य में लोगों के जीवन में के आधार बन गए। जिसे मैंने कहा कि वेनसांग ने भी कांचीपुरम की यात्रा की थी
और उसने अपने संस्मरणों में जो अपना यात्रा विवरण है उसमें कांचीपुरम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पल्लवों ने एक सुसंगठित और सुसज्जित जल सेना का भी निर्माण किया था, जो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और श्रीलंका के शासक वगैरह को भी जो है उन्होंने शरण दिया था, जैसे हमने आपको बताया। वास्तुकला के क्षेत्र में अब मैंने बीच बीच में हर शासक के बारे में आपको बताया ही। तो पल्लवों ने वास्तुकला के क्षेत्र में अत्यंत सुंदर नमूने प्रस्तुत किए। वास्तुकला और अन्य कलाओं को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और उन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया, जो कि पल्लव शैली के नाम से विकसित हुई। और जो रॉक कट टेम्पल जैसे चट्टानों को काट करके मंदिर बनाना, ये उनकी अपनी एक अलग विशेषता थी। महाबलीपुरम में अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ और जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। आज भी वो इमारतें हैं जिनको देखने लोग जाते हैं। यहाँ पे अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया और जिसने कि महाबलीपुरम को भारतीय कला का केंद्र बना दिया। ये एपी सेंटर बन गया भारतीय कला का उस समय। पत्थर पर की गई कारीगरी और शिल्प कला के नमूने इस काल के अद्वितीय हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो देखते ही बनते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने वास्तुकला पे काम किया, इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, इंडियन पेंटिंग, और साथ ही साथ जो है उन्होंने भारतीय वास्तुकला का बहुत विशद अध्ययन किया है। इन्होंने जो है, उनका ये कहना था पर्सी ब्राउन का कि दक्षिण भारत के इतिहास का निर्माण करने में सभी महान शक्तियों की भूमिका समान रही, किंतु पल्लवों के समान वास्तुकला में किसी ने भी दक्षता नहीं दिखाई। अगर आप इनकी पर्सी ब्राउन की इंडियन आर्किटेक्चर जो पुस्तक है भारतीय वास्तुकला, अगर आप उसे पढ़ें तो उन्होंने एक एक इमारत के बारे में बहुत विस्तार से बताया। तो पल्लवों ने ही द्रविड़ियन शैली, जो द्रविड़ शैली कहा जाता है, उसकी नींव डाली। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित जो कैलाश मंदिर है, कैलाश टेम्पल, और नंदी वर्मन द्वारा बनवाया गया मुक्तेश्वर मंदिर, इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो इस तरह से कांचीपुरम, महाबलीपुरम, ये यहाँ की कला के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर अपना कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने के साथ साथ जो है उसे लाइक भी करें वीडियो को, और बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए टॉपिक्स पे आपको व्याख्यान उपलब्ध होते रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।